Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and I am a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So आज हम अपना केमिस्ट्री का दैट इज चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन है। और ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है बट इससे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हमारे जेईई मेंस में। ओके, और इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं। सिंपल थ्योरी पार्ट रहता है इस चैप्टर में, यानी कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, बस यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड कंपाउंड्स, उनकी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे। ओके, तो लास्ट में कुछ हम हाइड्रोजन यानी कि अपना वाटर के बारे में भी देखेंगे कि अब हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो वाटर तो आएगा ही वहां। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज आवर चैप्टर 9। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। तो देखिए इस ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कैलकुलेशन वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि इसके 25 से 30 क्वेश्चंस कर ले आज। चलिए ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिसेम्बल्स हेलोजन इन मैनी रिस्पेक्ट्स फॉर विच सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट। ओके, तो देखिए इसमें बोला है कि हाइड्रोजन हेलोजन की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यानी कि एक जैसा समानता शो करता है, तो वो किन फैक्टर्स की वजह से ये सारी चीजें बताता है। तो देखिए पहली बात तो क्या होती है कि जो अपने हाइड्रोजन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। ओके, तो उसमें टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशन टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास, आपने बताया अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ओके, तो अगर आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो या तो आपकी ऑटोमोस्ट शेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ओके, अब जो हाइड्रोजन है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी लास्ट आउटमोस्ट शेल में। ओके, तो क्या चाहेगा पता है क्या, इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस इन इट्स वैलेंस, क्योंकि उसको अगर आउटपुट कंप्लीट करना है तो उसके एस वाले ऑर्बिटल में उसको और एक लेके S2 करना पड़ेगा। ओके, वैलेंस शेल to attain stable electronic configuration. Okay, to attain stable electronic configuration. Okay, तो इस तरीके से वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कंप्लीट वाला कर लेगा। तो वहां पे आपका ये फंडा देखा जा सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है पे और वहीं हम बात कर ले हेलोजेंस के बारे में। ओके, तो विथ N2 NP5 configuration belonging to 17th group of the periodic table, it is short by one electron to the corresponding noble gas configuration. Okay, so इसका ऑप्शन ये अपना होगा, that is its tendency to gain electron in its valence shell, that is ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमने अभी बोला। ओके, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, why does H plus ion always get associated with other atoms or molecules? Okay, तो इसमें बोला है कि जो आपके पास H plus ion होता है, आप जब भी देखते हो बहुत सी केमिकल रिएक्शन, तो आपको बस एक कोई मीडियम दिया रहता है, मान लीजिए कि एसिडिक मीडियम दिया रहता है, तो वहाँ पे H plus जोड़ के दिखा दिया जाता है। यानी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस में आपको H plus का जो आयन है, ओके, H plus आयन, वो यानी कि बहुत से एटम और मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड या फिर जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए उसके ऑप्शन दिए हुए अपने पास। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, इट्स रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू हैलोजेंस, इट रिसेम्बल्स बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजेंस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम result in a nucleus of very small size as compared to other atoms or ions. Due to small size, it cannot exist in phase state. Okay, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की, ठीक है, तो उसने बोला कि
हाइड्रोजन जो हो गया हमारा हाइड्रोजन, उसका साइज तो स्मॉल होता है। चलिए ये बात तो सही, स्मॉल साइज। तो और ये क्या बोला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस ऑफ वेरी, यानी कि अगर हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया, तो उसका जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स। ओके, अगर हम किसी कोई भी एटम से जुड़ा हुआ है, अगर उसकी कंपेरिजन में ले और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब यानी कि मान लीजिए शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग, तो अगर हाइड्रोजन ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसी किसी को, तो इसके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन उसका बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इट डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट एग्जिस्ट फ्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना। फिर क्या बोल रहा है, लॉ, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की लॉस की फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, तो उसका न्यूक्लियस का साइज पता है किस ऑर्डर का हो जाता है, यानी कि आफ्टर, यानी कह सकते हैं आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पूरा थ्योरी पार्ट है, मैं बताया था आपको कि इस चैप्टर में आपको कंटेंट थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो न्यूक्लियस का साइज कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियस साइज ऑफ H प्लस के बारे में हम बात कर ले, तो वो कुछ 1.5 इंटू 10⁻³ के ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है अगर हम कंपेयर करें किसी भी एटॉमिक, यानी कि अगर हम कर ले एज कंपेयर टू एटॉमिक और आयनिक साइजेस, एटॉमिक और आयनिक स्पेशीज के बारे में भी बात कर ले हम। ओके, आयनिक स्पेशीज के बारे में बात कर ले, तो उसके साइजेस मान लीजिए कितने रहते हैं, 50 to 200 ppm रहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो साइज है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि H प्लस कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके, तो आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा क्या हो रहा है इसका, दैट इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है metal hydrides are ionic, covalent, or molecular in nature among LiNH, NH, KH, RB, CSH। ओके, तो ये हमारा एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है लीना की। ओके, हाइड्रोजन छोड़ के, तो इसमें बोला है कि आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछो। चलिए देखिए, तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई आयनिक आपको यहाँ है कि अगर आपके पास हाइड्रेट दिया हुआ है, ओके, इफ वी हैव, यहाँ पे मेटल हाइड्राइड है, ओके, मेटल हाइड्राइड, तो क्या होता है पता है क्या, कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं, यानी कि किसके द्वारा फॉर्म हो जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म हो जाते हैं। ओके, बट जैसे जैसे जो डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको लिखा हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया। ओके, हेलिना, सी एस। ओके, तो आपको पता है ये जो सीजियम होता है, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे, ये वाला कौन सा कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, देखिए अगर अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज करते जा रहा है, तो जो आयनिक हाइड्राइड होता है ना, आयनिक कैरेक्टर कह सकते हैं आप, आयनिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। ओके, देखिए अगर इधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा जो आयन रहेगा, जिसमें मान लीजिए हाइड्रोजन, तो वो ज्यादा, यानी कि एकदम सी एस, एच सी एस पॉजिटिव है, एच के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ज्यादा आयनिक हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एल आई एच सबसे कम हो जाएगा, फिर एन एच, फिर के एच, फिर करस्पॉन्डिंग आर बी एच, और फिर सी एस एच आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना, तो दैट इज आर बी सी एस एच। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो देखिए इसमें आपको थोड़े से पीरियोडिक टेबल के आपको ट्रेंड्स भी याद करना चाहिए। ओके, पीरियोडिक टेबल तो वैसे पूरा ही याद होना चाहिए आपको, और बेसिक बेसिक फंडे रहते हैं उनमें, जिससे हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ओके,
which are the hydrates are electron precise hydrates, और हमारे पास ऑप्शन है B2S6 NH3 H2 एंड CH4। तो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट्स होते हैं ना, पहले तो ये बता देते हैं होते क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट्स क्या कहते हैं पता है क्या? इनमें, इन हाइड्रेट्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हम कन्वेंशनल लिव स्ट्रक्चर्स की मदद से बनाते हैं, ओके। तो क्या करना चाहिए कि दीज हाइड्राइड्स, दीज, पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ व्हाट आर दिस, ओके। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दिस हाइड्राइड्स हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to write their conventional Lewis structure. To write their conventional Lewis structure. Okay. तो अगर हम Lewis structures के बारे में बात कर लें तो B2S6 हो गया, NH3 हो गया, फिर अपना H2 हो गया, उसमें भी आता है। बट जो CH4 होता है दैट इज CH4 टेट्राहेड्रल, ओके, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि इन सभी में आप जैसे H2 है तो आपका ये हाइड्रोजन ऐसा आया, ओके, तो ये ऑक्सीजन कुछ ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, फिर आप लोन पेयर बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रिसीजन नहीं दिखता है। फिर NH3 के बारे में बात कर ले, H अगर इन सभी का आप स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनता है। फिर B2S6 के बारे में आपको पता है, दो बोरोन, एक हाइड्रोजन ऐसा रहता है, एक हाइड्रोजन ऐसा रहता है, फिर H, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह फॉर्म होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रिसीजन नहीं आता, ओके। तो इसलिए आपको ये तीन ऑप्शन नहीं आएंगे, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी याद रखने होंगे कुछ कुछ कंपाउंड्स के। जैसे ये जो कंपाउंड मैंने अभी बनाए तो एकदम सभी को याद होंगे, क्योंकि ये थोड़ा से एक टाइप के अपने डिफॉल्ट कह सकते हैं, ओके। और ये थोड़े इजी भी होते हैं, क्योंकि हमें हर चैप्टर में दिख जाते हैं, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ओके, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाफ लाइफ्स, ओके। सही बात है, हमने ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जो होता है अपना लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में जो पढ़ते हैं, ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था क्या कहती कि अगर हमें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लाइफ, यानी कि उसकी यानी पावर कह सकते हैं, इसके बारे में पता करना है कि वो किस टाइप की रेस एमिट कर रहा है, कब तक करेगा, तो उसके लिए हाफ लाइफ से हम इजिली बता सकते हैं कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इस, ओके, तो ये बोल रहा है कि आइसोटोप ऑफ, ओके, तो इसका तो आंसर मुझे पता है, ठीक है। इसका आंसर सभी को पता है कि हाइड्रोजन जो होता है हमारा, उसके तीन फॉर्म होते हैं। व्हाट आर दैट? पहला तो प्रोटियम हो गया, फिर अपना ड्यूट्रियम हो गया, फिर अपना लास्ट में आता है ट्रीटियम हो गया, ओके। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ये तीसरा वाला होता है दैट इज ट्रीटियम, जिसमें तीन प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी, वन प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है क्या? इसमें कंसंट्रेशन, यानी ट्रीटियम का कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या कहना कि एक ट्रीटियम एटम में, ओके, 1 ट्रीटियम एटम contains concentration of about कितना होता है 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो देखिए इसमें कितना ज्यादा प्रोटीन का मास, ओके। सो जैसे कि, और आपको ये भी पता है कि जो ट्रीटियम होता है, जो कि तीसरा आपका आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके। तो ये भी आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आप ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, आपको आंसर या बहुत आप इजीली टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो देखिए केमिस्ट्री में ना कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग में लगाना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर के चल दीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बस हो गया। बाकी आप फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इसमें आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और लाइक जैसे हमने हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में बात की है, तो ये चैप्टर तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा यानी कि रटने वाला, तो थोड़ा रटना तो पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कुछ रिएक्शन दी हुई है आपके पास, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में HI के रिएक्शन करा दिए और आपको I2 रिलीज करा के वाटर निकल गया। फिर बी में है HOCl, ओके, और
HCl को वाटर में डाल के उसको आयनाइजेशन फॉर्म में H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड प्लस O2 निकालिए। ओके, अब पूछा गया which of the following statement is correct about H2O2 with the reference of this reaction? Hydrogen peroxide is an oxidizing agent in both A and B. Okay, तो या फिर इसमें बोला है कि जो H2O2 है, H2O2 वो उन दोनों रिएक्शन में, दैट इज ए एंड बी रिएक्शन में रिस्पेक्टिवली, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, या तो दोनों में सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, या फिर दोनों में डिफरेंट हो सकता है। okay? तो देखिए, जो F2, अगर हम बात कर ले ए के बारे में, ओके, पहले हम रिएक्शन लिख लेते, दैट इज H2O2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ HI गिविंग यू I2 प्लस H2O। ओके, तो देखिए, अगर आपको जब भी कोई रिएक्शन दी रहती ना, और आपको वहां पे बोल दिया कि इसका नेचर बताइए, तो आपको ना पहले ऑक्सीडेशन ऑलवेज चेक ऑक्सीडेशन स्टेट और एजेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए H2O2 में ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन थोड़ा उल्टा आता है, आपको पता है, क्योंकि इसमें अगर हम बात कर ले HI के बारे में बात कर ले, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव हो गया तो I की वैल्यू निगेटिव हो रहा है, I की वैल्यू हो गई 0। देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयोडीन जो हमारा है वो -1 से 0 गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये ऑक्सीडाइज किस वजह से हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ ना, और ये ऑक्सीडाइज करने में मदद कौन कर रहा है, दैट इज आर H2O2, हेंस Na H2O2 acts as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखिए ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारे दो ऑप्शन ही बचते हैं, दैट इज ए एंड बी। चलिए देख लेते, दैट इज फॉर बी। अब बी में बोल रहा है, आपके पास रिएक्शन दी हुई है, HOCl प्लस H2O2 बना रहा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस O2। तो देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन की वैल्यू, ओके, तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन की वैल्यू यहाँ -1 होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू x मान ले, ओके, प्लस इसकी वैल्यू +1 मान ले, और ऑक्सीजन की वैल्यू -2 मान ले, इक्वल टू 0 कर ले, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +1, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 से वो -1 गया, दैट इज ये रिड्यूस हुआ। ओके, अगर ये रिड्यूस हो रहा था, इसके रिड्यूस होने के पीछे का कारण कौन है, दैट इज दिस एजेंट जो उसके साथ में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एस, ऐसे लिख सकते हैं, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर दैट इज बी विल बी करेक्ट। ओके, तो आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी थी इस केमिकल रिएक्शंस में, और आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, the oxide that gives H2O2 on treatment with dilute H2SO4 is, ओके, तो आपको यहाँ पे रिएक्शंस करानी है, फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा तो फिर तो और अच्छा है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑक्साइड है जो H2SO4 के साथ में रिएक्ट करने पे, सॉरी, हाँ, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करने पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के देता है। ओके, तो ये आप मान लीजिए मेटल ऑक्साइड या फिर कुछ भी एक्स ऑक्साइड है, प्लस में H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है अपना H2O2 एज अ, और उसका कुछ बाय कंपाउंड निकलता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जस्ट अ थ्योरी क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर बताता आपको, दैट इज BaO2 डॉट 8H2 जो होता है, इसमें आप जब H2SO4 डालते हैं तो ये कुछ BaSO4 बनाया और फिर H2O2 भी निकल जाता है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है ना, वो एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड की वजह से बनता है। क्या बोला मैंने कि H2O2 formed is formed by acidifying बेरियम पेरोक्साइड। देखिए बेरियम पेरोक्साइड, ओके, और इसमें हम क्या करते हैं पता है, अब देखिए वाटर भी दिया है, वाटर के 8 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हम थोड़ा इवेपोरेशन का भी काम करते हैं, एंड एलिमिनेटिंग एक्सेस वाटर जो कि हमारे पास दिया हुआ है, बाय कोई भी इवेपोरेशन मेथड ले सकते हैं,
और इसके लिए आप प्रेशर को कुछ प्रेशर का कंडीशन भी ले सकते हैं, लो प्रेशर लेते हैं बेसिकली। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा दैट इज बी, जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचने की कोई बात नहीं। अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद है तो फिर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको चैप्टर पूरा याद तो करना ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 36, तो उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करी। अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन तो आप गैसेज देख रहे थे हम, दैट इज आर ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, चलिए फिर भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पर मैं इसका आंसर ही बताऊंगा, बाकी जो ऑप्शन गलत है उसको आप फिर से अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। और अच्छे से यानी कि फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये जो करेक्ट आंसर है उसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चेंज आ रहा है और बाकी में क्या चेंज है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ दैट इज आर थर्ड ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। और मैंने आपको बोला कि मैं आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि इससे मैंने आपको पहले ही बता दिया था 6 क्वेश्चन में कि ये कैसे काम करता है। H प्लस प्लस H2O2। ओके, ये रिएक्शन है, ये क्या बना रहा है I2 + 2H2। ये तो हमारा हो गया 0, ये हो गया -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 से 0, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज। अगर ये -1 से 0 ऑक्सीडाइज हुआ तो H2O2 उसकी हेल्प कर रहा है। ओके, अगर वो H2O2 उसकी हेल्प कर रहा है तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये इस तरीके से सिंपल था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 0 से -1 हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर दैट इज थर्ड विल बी करेक्ट। अगर वहीं पे आपको, चलिए मैं अगर बात कर लूँ Fe की, ठीक है, तो Fe+3 सा +2 हुआ, तो यहाँ देखिए रिड्यूस हुआ ना, रिड्यूस, तो यहाँ H2O2 उस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर हम MnO4- के बारे में बात कर लेते हैं, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करें। तो देखिए अगर मैं बात कर ही लेते, चलिए अगर हम फर्स्ट के ऑप्शन के बारे में बात कर ले, तो 2 टाइम्स MnO4- प्लस 6 ऑफ H प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2O2 दिया हुआ है। ओके, बस यही कराऊंगा, बाकी आपको चेक करना है, ठीक है। फिर 2 टाइम्स ऑफ Mn+2 दिया हुआ है, प्लस में 8 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम इस वाले MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेता हूँ X, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 करेंगे इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, X की वैल्यू आ जाएगी +7। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में हमारे पास Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट थे +7, प्रोडक्ट साइड में Mn के ऑक्सीडेशन +2, यहाँ पे हुआ रिड्यूस। अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसके साथ में जो रिएजेंट लगा इट इज H2O2। अगर इन दोनों को रिलेट करें तो X एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना था। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, फिर सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड तो मैंने बता दिया सही होता है, फोर्थ में आप चेक कर सकते हैं कि आई फिर ये सब आप आपकी बारी। ओके, चलिए अब बोल रहा है, ओके अब 9 क्वेश्चन भी सेम ही है, बस इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना है। रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें आप बस इतना याद रख सकते हैं कि अगर मैं आपको, चलिए एक बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, आप इसे नोट लिख लीजिए ताकि आपको फर्दर क्वेश्चंस में इजी इजी पड़े। नोट, अगर जब भी आपको H2O2 के बारे में, H2O2 के नेचर के बारे में, नेचर रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, हाई से लो जा रहा है, ओके, हाई से लो जा रहा है, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और वहीं पे अगर इसका वाइस वर्सा देख लिया, क्या देख ले कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लो से हाई जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो बस ये दो फंडे से क्लियर हो जाएगा। अब 9th में चेक कर लीजिए आप, जैसे FeCN6 4- है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो क्या हुआ, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसका आंसर अब बता देता डायरेक्ट। तो देखिए अगर हम इसमें सेकंड वाला ऑप्शन देखें, तो देखिए ये I2 में यहाँ पे था 0, यहाँ पे हो गया -1, 0 से -1, ठीक है, हाई से लो, हाई टू लो, हाई टू लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को देखें
तो ये I2 के साथ में H2O2 में रिएक्ट करा और कुछ OH निगेटिव मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, 2 टाइम्स ऑफ I नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2। तो देखिए यहाँ पे 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 था, 0 से -1 गया तो ये हो गया रिड्यूसिंग। ओके, तो H2O2 जो उसके साथ में वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ इन। तो देखिए हमने उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन कर लिए, तो इससे तो हमें ये समझ आएगा कि वो हमारा या तो सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है और एज अ सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो बल्कि दोनों है, क्योंकि वो दोनों तरीके से एक्ट कर रहा है। ओके, और हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, कैन एक्स एज बोथ। ओके, तो यही बात। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस। ओके, तो आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज सिंथेसिस गैस, और सिंथेसिस गैस को रिएक्ट करने के लिए, यानी बनाने के लिए क्या क्या रिएक्शंस लगती है। ओके, तो मैं चलिए पहले सिंथेसिस गैस कैसे निकालती है वो पहले बताते हैं। सिंथेसिस सिंथेसिस गैस, तो अगर आपको सिंथेसिस गैस निकालना है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो इसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सीन गैस रहता है अपना, उसको आप स्टीम के साथ में रिएक्ट करा सकते हैं, और उसमें आपको एज ए कैटलिस्ट आपका आयरन रहना चाहिए। ओके, तो आयरन क्रोमेट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले रिएक्शन करते हैं, दैट इज CO, ये हो गया हमारा सीन गैस, साथ ही में अपना H2O, ये हो गया अपना स्टीम, और ये हमारा CO2 गैस निकाल के H2 रिलीज कर लेता है, दैट इज आर डाइहाइड्रोजन। तो ये हमें चाहिए, तो इसकी यानी कहना चाहिए कि इसका जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए, दैट इज द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम दिस सिंथेसिस गैस। तो आपको क्या लेना है, तो आपको यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट ले लेना है। ओके, और टेम्परेचर 673 केल्विन ले सकते हैं आप। ओके, तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ये आपने पढ़ी भी होगी, तो दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड ऑफ syngas mixture with steam, okay, at high temperature, high temperature। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मैं सोडियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रीकेट। तो इसमें बोल रहा है कि सोडियम पेरोक्साइड दैट इज NaOH इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट पेरोक्साइड, तो आपको क्या रिएक्शन मिलेगी। तो देखिए अगर आप Na2O2 के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, उसको आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो पहले चलिए केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं इनकी। तो ये Na2O2, तो ये तो Na2SO4 हो गया, ठीक है। अब ये जो Na2SO4 है, ओके, तो ये जो Na2SO4 है उसके साथ में आपको H2O2 भी निकलता है। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ H2, जो कि हमने एक पढ़ी थी BaSO4 वाली। ओके, तो उसके बाद की रिएक्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 4, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एकदम सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ओके, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एकदम झटके से आंसर आ जाएगा। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे ना, आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप इसमें लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। आप कैसे लगा लेंगे कि अगर आप सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका आंसर है, डिलेड डालेंगे, आपको रिएक्शन ही लिखते नहीं आ रहा। अगर आपको रिएक्शन बट मुझे जहाँ तक पता है कि रिएक्शन लिखना थोड़ा हार्ड होता है, तो आप या तो उसे रट लेते, ओके, या फिर कुछ कुछ अपने फंडा बना लेते, या फिर कुछ कुछ नोमेनक्लेचर बना लेते जिससे आपको याद रहे। ओके, तो ये सारी चीजें रहती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के। जैसे देखिए इतना छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट देखा मुझे आंसर मिल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट। ओके, तो इसका ऑप्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर सीधा है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपको H2O2 मिल जाएगा,
ये आपने पढ़ा होगा जब आपने एक वो रहता है अपना सेक्शन रहता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो उसमें एक मेथड रहती है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें आपको पढ़ाया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसकी कुछ रिएक्शन रहती है, कैसी रहती है पहले मैं आंसर लिखा देता हूं, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फ्यूरिक। ओके, तो मैं इसमें पहले आपको आंसर कभी कभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कभी कभी कि हाँ हमने ये कभी पढ़ा था। तो आप इसमें सोच सकते हैं, अपना दिमाग अपने पहले से लगा सकते हैं कि अच्छा ये कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होती थी। बट ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखा दूँ। तो देखिए, पहले जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, एक्वस फॉर्म, क्योंकि एक H+ भी रहेगा जो कि हमें मतलब नहीं उसका। फिर ये कुछ इस तरीके से टूटता है, HO3 SO SO3 H, ये एक्वस फॉर्म में इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, अब ये वाला जो फिर से टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ HSO4 नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ, और ये तो एक्वस फॉर्म में सब मीडियम चल रहा है, और उसके साथ साथ H2O टूटेगा। ओके, और बचा हुआ H+ तो आप जोड़ सकते हैं शायद, पर हमें काम नहीं। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है which of the following reaction is an example of use of water gas in the synthesis of other compound। ओके, तो इसमें से कौन सी रिएक्शन में बोल रहा है कि वाटर गैस यूज होता है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला है हमारे पास CH4 + H2, फिर और बहुत सी रिएक्शन दी हुई। तो चलिए आंसर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हम मिथेनॉल का सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हम वाटर गैस का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? तो देखिए, CH3OH, जिसे हम कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल, ओके, तो आपने ये पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा था, मुझे आज भी याद है कि एनसीईआरटी की एक लाइन में ये लिखा है, दैट इज जब आप CO गैस को आप हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो कैटलिस्ट भी दिया है, कोबाल्ट एंड कैटलिस्ट कुछ, तो CH3OH दैट इज मिथेनॉल फॉर्म होता है। ओके, और मिथेनॉल तो लिक्विड होता है। तो देखिए, इसमें आप वाटर गैस का यूज कर रहे हैं, तो आर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में, आपको डायरेक्ट एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल कॉज हार्डनेस इन द वाटर सैंपल। ओके, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है हमारा एकदम सिंपल ही नहीं रहता, उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज रहती है जिसकी वजह से वो वाटर हार्ड हो जाता है। कुछ हैवी वाटर भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज D2। ओके, तो ये सारी वाटर की प्रॉपर्टीज है, यानी कि प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फिर वाटर के क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ बोला है कि इनमें से कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम के इन चारों में बताना है हमें कि किसकी वजह से वाटर में हार्डनेस आती है। तो देखिए, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, दैट इज कैल्शियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2+। ओके, तो इस वाटर जब हार्ड बन जाता है, ओके, जब उसमें कैल्शियम हो गया या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट की इम्प्योरिटीज आ जाती है। ओके, और ये एकदम डायरेक्ट नहीं रहती, इनका कुछ फॉर्म रहता है, रॉ फॉर्म, जैसे हाइड्रोजन कार्बन हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया। ओके, तो चलिए मैं लिखा भी देता हूँ, दैट इज वाटर बिकम्स हार्ड when it contains calcium and magnesium। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है नहीं, तो वो भी हो जाता अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ, अब इनका फॉर्म कैसे हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिर क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स के बाद। ओके, तो ये इस तरीके से फॉर्म में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? Which of the following compound is used for water softening? Okay, तो अब हमने बात तो कर ली कि हार्ड वाटर क्या होते हैं, पर अगर हम उसे नॉर्मल फॉर्म पे लाना है तो हम कौन सा वाला कंपाउंड यूज करेंगे फॉर सॉफ्टनिंग दैट हार्ड वाटर? तो देखिए, इसमें हम
Na6P6O18 करके एक एलिमेंट होता है, दैट इज कंपाउंड होता है, सॉरी। तो इसको हम नाम देते हैं दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, तो उसको ऐसा हम अगर कमर्शियली स्टडी में लिखते भी जाते हो ताकि आप मैं जो बोल रहा हूँ आप भूले ना, दैट इज एन कंपाउंड नेम्ड, यानी कि ये मान लीजिए कमर्शियली बोला जाता है, कमर्शियली इसका नाम होता है कैलगन। ओके, कैलगन के नाम से लोग जानते हैं इसे। ओके, और इसका केमिकली नेचर देखा जाए, केमिकल नेम देखा जाए तो कुछ सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट होता है। तो आपको नाम से समझ आ गया होगा कि आंसर क्या है, दैट इज Na6P6O18। ओके, तो ये कंपाउंड होता है और इट हेल्प्स इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ, तो इसकी मदद से हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर पाते हैं। तो दैट इज आवर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्टेड फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे ना अभी पॉज से करें तो ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो इसमें आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं बस ऐसा समझाते भी जा रहा थोड़ा थोड़ा, बाकी इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली भी बात नहीं, बस आपको याद करना। तो एक टाइप से आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, तो एक दो क्वेश्चन भी बचे और एमसीक्यू के टाइप की, चलिए देखते हैं नहीं खत्म करते फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। ओके, तो आप सबने देखा था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रेट बनाते हैं, पर ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका पूरा का पूरा ग्रुप ही हाइड्रेट्स नहीं बनाता। ओके, तो मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको शायद याद आ जाना चाहिए, हाइड्राइट। ओके, व्हाट इज दैट गेम? तो देखिए ग्रुप्स बिलोंगिंग या फिर हम ऐसे कहते हैं एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 7, 8 एंड 9 जो कि हमारे हाइड्राइड गैप के अंदर आते हैं, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ओके, तो जो ग्रुप 7, 8 और 9 के एलिमेंट्स होते हैं दैट्स बेसिकली मेटल्स, वो हमारे हाइड्राइड नहीं बनाते। तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट, ये भी फैक्चुअल है। मैं यहाँ पे चलिए एक और टर्म लिख देता ताकि और अच्छे से याद रहे, हाइड्राइड। ओके, क्वेश्चन में 18 बोल रहा है ओनली वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, 7, 8 एंड 9 फॉर्म्स हाइड्राइड। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि 6, 7, 8 और 9, आपने तो बोला कि 7, 8 और 9 का हाइड्राइड नहीं बना था, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट, दैट इज फर्स्ट। सो फ्रॉम ग्रुप 6, वो मैं एलिमेंट भी बता देता हूँ, फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली वन एलिमेंट फॉर्म्स हाइड्राइड, और वो कौन सा होता है, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम, ओके, इसका एलिमेंटल फॉर्म ही रख लेते हैं, दैट इज CrH बनेगा आपका क्रोमियम हाइड्राइड। ओके, इसी के साथ हमारा सिंगल दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टाइप 1 दैट इज इसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन था वो एक टाइप से कह सकते हैं, वो खत्म होता है। अब उसके बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपके एक से ज्यादा आंसर्स। ओके, ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट भी रहता है और हार्ड। ओके, चलिए देखते हैं, इसके लिए मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। ओके, हाँ, तो हमने अभी कुछ 18 क्वेश्चन कर लिए जिसमें से बहुत से 9 to 10 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, MCQ टाइप। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं, इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, फटाफट देखते हैं और टिक करते जाएंगे। तो देखिए पहला बोल रहा है इट एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, नहीं ये तो ट्रू है। इट क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता ना, पहले के बारे में बात कर लें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन जो है क्या डायएटॉमिक है और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड, इट हैज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये भी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ओके। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, ओके। तो देखिए जो H प्लस होता है ना वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। और वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ में एसोसिएटेड रहेगा। तो ये हमने एक एमसीक्यू भी देखा, दैट इज H प्लस डस नॉट एग्जिस्ट freely and is always associated with other atoms, ओके। तो ये बात है इसके बारे में, और तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि गलत है तो ये करेक्ट हुआ ना। फिर फोर्थ ऑप्शन देखा, इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बात है, देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन इट हैज एन हाई, एकदम यानी कह सकते हैं एक्सट्रीम extreme high ionization energy, okay, high ionization and then, okay, and does not have metallic properties क्योंकि वो तो मेटल है ही नहीं, just I guess। so under normal condition जैसे कि अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी लो होती है, इसकी बहुत हाई होती है, ओके। and does not have metallic property, जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है, ओके। तो इस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा आंसर, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। तो दो ऑप्शन इसके करेक्ट करने हैं आपको, तभी आपको इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें एक आंसर करेक्ट करते हैं दैट इज थर्ड वन, तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने थर्ड एंड फोर्थ दोनों किया उसके साथ में आपने फर्स्ट भी कर लिया तो आपको माइनस, पूरी मेहनत बर्बाद। क्वेश्चन नंबर 20 देख, डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड्स, ओके, ये बात सही है। In its preparation by the action of steam on hydrocarbon, a mixture of CO and H2 gas is formed. It is known as, okay। तो इसमें रिएक्शन बोला जब हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो इसमें कौन सा कंपाउंड निकलता है, ऐसा कुछ बोला है। देखिए अगर आप डाइहाइड्रोजन निकालना है तो द कॉम्बिनेशन ऑफ H2, तो कैसे कर सकते हैं आप, पहले हम वाटर गैस का पे देख लेते हैं। वाटर गैस मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बताऊँ, CO प्लस H2, इसको हम वाटर गैस कहते हैं, ओके। तो ये जो मिक्सचर होता है CO एंड H2 का, इसे हम ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस, ओके। सिंथेसिस गैस क्यों बोला, या फिर और सिन गैस भी कहते हैं इसे, सिन गैस, ओके। क्योंकि ये जो सिन गैस है, यानी कि जो भी सिंथेसिस गैस है, ये हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग और या फिर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल, ओके। और मिथेनॉल नहीं और दूसरे हाइड्रोकार्बन भी इससे बनते हैं, बिकॉज वी यूज दिस सिन गैस फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हम मिथेनॉल का ले लेते हैं, तो इस तरीके से आपको मैंने एक दिखाया था ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर दैट इज फर्स्ट हो जाएगा एंड सेकंड इज सिन गैस, ओके। तो इस टाइप से आपको सारे फॉर्म दिखने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट इन द केस ऑफ हैवी वाटर, ओके। तो आपने पढ़ा होगा व्हाट इज हैवी वाटर, आपने ये थोड़ा हार्ड वाटर भी पढ़ लिया जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज रहती है, ओके। अब आप थोड़ा सा हार्ड वाटर, सॉरी हैवी वाटर के बारे में बात करें। तो हैवी वाटर क्या होता है, दैट इज बेसिकली D2, ओके। तो बोल रहा है कि हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हम हैवी वाटर को यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर और एज एन मॉडरेटर, तो मैं लिख के भी जाता हूँ।
heavy water is utilized as a moderator, okay, in nuclear reactors and एक्शन और उसकी बहुत सी एक्शन रिएक्शंस होती है उसमें ये यूज होता है, ठीक है। फिर और क्या ऑप्शन दिया हमारे पास, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड देख लेते हैं, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। हाँ, ये कह सकते हैं दैट हैवी एंड आल्सो हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड विद वाटर। पर ये क्यों होता है? ओके, मोर एसोसिएटेड दैट इज विद, लिख दिया मैंने, सॉरी, दैट इज देन वाटर ड्यू टू हैवी मास। ओके, हैवी मास ऑफ, क्योंकि हैवी वाटर है तो सिंपली दैट इज, अगर आप सिंपल लेते तो H2 ऐसा बनता है, D2 ऐसा बनता है, तो इसमें आपका मास बढ़ जाता है, दैट इज 1/2 हो गया, तो ये 2 बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दैट इज 1 एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, और फिर हम फर्स्ट के बारे में देख ले, सेकंड के बारे में तो वो गलत हो गया। अगर थर्ड देख ले, हैवी वाटर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नॉट गलत बात है। ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट। तो देखिए, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। Hydrogen never acts as a cation in the ionic salt. Hydrogen ion H पर exists in a freely solution. तो देखिए, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो तो हमने इतने बार देख लिया कि हमने देखते समझ आ गया इसका आंसर क्या है। द हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, इसमें जितने भी ऑप्शन थे ना, हमने ये सारे कर चुके हैं। ओके, और इसका आंसर मुझे बताऊं क्या? तो पहला ऑप्शन तो सही है। ओके, और इसका हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ कैटायन इन आयनिक सॉल्ट, ये सही है। देखिए, ये क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, इसमें हमें देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना, हाइड्रोजन आयन इस पर एग्जिस्ट इन फ्री सॉल्यूशन, ये तो गलत बात है। जब हम बोल रहे हैं फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता। द हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ, नहीं, वो तो हम देख लेते, वो डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो अगर हम बात कर ले, जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हाइड्रोजन एटम से, तब न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। ओके, द न्यूक्लियस साइज बिकम वेरी less in size when one electron is removed from hydrogen. Okay, तो जब भी हम किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, दूसरे एटॉमिक यानी कि कंपाउंड से कंपेयर करेंगे, तो बहुत छोटा होता है इसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसलिए जो H प्लस होगा वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली, उसको हमेशा किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ में एसोसिएटेड रहना पड़ेगा। ओके, तो यही बात थी, जो कि मुझे इतने बार अभी याद हुई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिस्क्राइब्ड, व्हिच ऑफ देम इज और नॉट करेक्ट। अब वाटर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वाटर इज नोन एज टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन लिक्विड वाटर। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर। फ्रोजन वाटर इज हेवियर देन द लिक्विड वाटर। तो देखिए, नॉट करेक्ट बोला ना, तो वाटर इज सॉल्वेंट, ये तो करेक्ट है। ओके, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट टू लार्ज, ये भी करेक्ट है। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फ्रोजन वाटर, गलत बात है, ये फॉल्स है। फ्रोजन वाटर इज हेवियर देन द लिक्विड वाटर, ये भी गलत बात है। तो सी एंड डी ऑप्शन है करेक्ट। तो ठीक है, अब इसके बारे में मैं बात तो कर सकता हूँ, बट देखिए ये एज ए फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन हो जाता है ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। ओके, तो अब देखते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है ना अपने, दैट इज इन द बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसकी वजह से बहुत से उसके रिमार्केबल फीचर्स होते हैं, जैसे कि, और यहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज के बारे में बात करें, तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हम ऐसे एलिमेंट ले लें, लाइक जैसे कि अगर H2S ले ले, और अगर H2 सेलेनियम ले लें, ठीक है, तो अगर हम इनके हाई फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें, हाई बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करें, तो ये सब ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इट विल हैव, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बता, हैव हाई फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फिर बॉइलिंग भी उनका ज्यादा होगा,
ओके, और बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं फ्रोजन वाटर इज दैट इज नो सॉरी, हाँ, फ्रोजन वाटर इज हैवियर देन द लिक्विड वाटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorides of calcium and magnesium in water, sulfates of calcium and magnesium in water, hydrogen carbonates of calcium and magnesium in water, carbonates of alkali metal in water। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए जो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं ना, वही हमारे वाटर को हार्ड बनाने में मदद करते हैं। यानी कि ये तो गलत बात कही है मेरे पास, ये ऑप्शन थे तो chlorides of calcium and magnesium and hydrogen carbonates of calcium and magnesium are, sorry, that is sulfates। Second option is that। Okay, so थर्ड नहीं होता हमारा, that is फर्स्ट एंड सेकंड होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो क्या बोले हमें? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salt in the form of hydrogen carbonate, okay, फिर हमारा chloride and sulfates, okay, mix water hard। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में चल रही बात। ओके, और ये हम परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात कर ले, इसलिए हमारा दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और बाइंड अप करेंगे इस सेशन को। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following statement is correct? Elements of group 15 form electron deficient hydrides। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आप जानते हैं, दैट इज इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स have tetrahedral geometries। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स acts as an Lewis acid। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं ना, उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रिक्वायर्ड होते हैं जितने उनके कन्वेंशनल लिविस स्ट्रक्चर में लिखे रहते हैं। ओके, तो जैसे हम ग्रुप 14 के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे कंपाउंड्स के बारे में, सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर ले, तो जो CH4 हो गया उनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम CH4 के बारे में बात कर ले, कि हमारा दैट इज ग्रुप 14 का एलिमेंट है, दैट्स ऑल एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट। और उसके साथ साथ इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि CH4 आपका टेट्राहेड्रल होता है। ओके, तो आप CH4 का अगर मॉलिक्यूल भी बना ले, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये जो कि हमारा हो गया टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 13 इट्स एज द लीविस एसिड। ओके, फिर बोल रहा है हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रेट्स, जस्ट वो पिछला क्वेश्चन था लगभग। 14 एक्ट्स एज अ लीविस एसिड या 15 लीविस बेसिस के वजह से। देखिए इसका आंसर है हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट्स एज अ लीविस एसिड एंड हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट्स एज अ लीविस एसिड। ऐसा क्यों? देखिए जो भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लीविस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ओके, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एज अ लोन पेयर्स कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अगर हम बात कर ले इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में जो कि मेड अप ऑफ होते हैं ग्रुप 15 से 17, जिनमें जैसे अगर हम NH3 का मॉलिक्यूल देखें जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो हमारा एक टाइप का ल्यूइस बेस की तरह यूज होता है। ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ठीक है, आज और एक क्वेश्चन है, चलिए इसे भी कंप्लीट ही कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे क्वेश्चन थे ना जितने भी हमने करे इस पेज के, ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आप सभी को याद ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेटेलिक हाइड्राइड्स आर डिफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। मेटेलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक हाइड्राइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो देखिए जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आयनिक हाइड्राइड्स के ऊपर, तो मैं पहले उसको फोकस करूंगा। आयनिक हाइड्राइड्स ओके आर क्रिस्टलाइन, पहली बात तो ये होती है आर क्रिस्टलाइन। ओके, साथ ही साथ ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, वोलेटाइल
और अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये नॉन कंडक्टिंग भी होगी, कंडक्टिंग। और ये हम बात करें सॉलिड स्टेट के बारे में, तो इससे हमें क्या करना है, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा, ये दोनों जो है ये तो आप पता ही कर सकते हैं, सिंपल है ये। ओके, तो ठीक है। तो आज हमने कुछ 27 क्वेश्चन कर लिए, तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई। दैट इज चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के ऊपर। तो दैट इज गुड, मोर देन इनफ। तो आप चाहे तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।